हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जहां मैं डिस्कस करूंगा सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फॉर्जिंग की फाइनेंशियल एनालिसिस को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में इस फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसमें वहां पे उसका मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने इन्वेस्टर की वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने बिजनेस एनालिसिस करी थी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको इसमें आइडिया लग जाएगा कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डीआरएस पे ओपन करना है। वो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो सीधे हम डीआरएस, ठीक है, तो हम इसके फाइनेंशियल को ओपन कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ओपन कर लिए। सबसे पहले ये बैलेंस शीट आपको इस पर्टिकुलर डीएसपी के तो नजर आ रही है। तो सबसे पहले इस बैलेंस शीट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फिगर्स जो है ये मिलियंस में है, ठीक है। तो हमने एक एक्सेल शीट बना रखी है। इस शीट के अंदर हमने तीन पैरामीटर इंपॉर्टेंट बनाए हैं बैलेंस शीट को स्टडी करने के लिए। एक है डेट टू इक्विटी, एक करंट रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो मैं आपको बैलेंस शीट से दिखाऊंगा कि कैसे एक पैरामीटर्स कैलकुलेट किया जाता है, और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी बैलेंस शीट जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो सबसे पहले हम डेट निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर ऊपर नॉन करंट एसेट्स हैं, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। नीचे हम लायबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे, तो ये हमारी इक्विटी है, ये हमारी लायबिलिटीज है लॉन्ग टर्म की, और ये हमारी लायबिलिटीज है शॉर्ट टर्म की। तो सबसे पहले हम बोरोइंग्स देख लेते हैं कि इसकी जो लॉन्ग टर्म की बोरोइंग है वो 2018 में थी 68 करोड़ की, ठीक है। प्लस आप करंट लायबिलिटी देखोगे, मतलब जो इसको एक साल में टोटल बोरोइंग पे आउट करनी है वो 65 करोड़ की है। तो टोटल इस पे डेट हो जाएगा लगभग 133 करोड़ का। मैं सारी फिगर्स ले रहा हूँ, करोड़ में ले रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी 2019 का देखें तो करंट लायबिलिटी 62 करोड़ की है, और नॉन करंट लायबिलिटी यानी जिसको एक साल के बाद लोन वापस करना है वो कितना है, 73 करोड़ का। तो 73 प्लस 62 कर देंगे तो लगभग 135 करोड़ आ जाएगा। 2020 में देख लेते हैं, 84 करोड़ की शॉर्ट टर्म है और 176 करोड़ की लॉन्ग टर्म है। यानी इसने लॉन्ग टर्म का कुछ ना कुछ लोन यहाँ पे ज्यादा लिया है, तो लगभग 260 करोड़ का लोन हो गया। अब इक्विटी देख लेते हैं इसकी कितनी है, क्योंकि हम जो कंपेयर करेंगे डेट टू इक्विटी करेंगे। तो इक्विटी जैसे आप देख रहे हो, इसकी 1094 करोड़ की थी 2018 में, 1259 की थी 2019 में, 1177 की थी 2020 में। तो अगर हम डेट टू इक्विटी निकालें, इसकी डेट के कंपैरिजन में इक्विटी निकालने की कोशिश करें तो केवल 0.12 आता है। डेट टू इक्विटी जो है वो लेस देन 1 है। और डेट टू इक्विटी अगर किसी भी कंपनी का 1 से कम होता है तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये फैक्टर इसका बहुत ही शानदार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को निकाल लेते हैं, और इन दोनों का रेशियो, करंट रेशियो जो होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो ये रेशियो इसलिए निकाला जाता है दोस्तों कि करंट एसेट का मतलब ये होता है कि अगले एक साल के अंदर इसके पास इन एसेट से पैसा आ सकता है, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज वो होती है जिसको एक साल के अंदर चुकानी है। तो अगर करंट एसेट्स के ज्यादा है करंट लायबिलिटी से तो उसको कोई दिक्कत नहीं है करंट लायबिलिटी चुकाने में। लेकिन अगर करंट एसेट्स कम है और करंट लायबिलिटी ज्यादा है तो हो सकता है कंपनी में दिक्कत आ जाए। तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एसेट साइज में चले जाएंगे बैलेंस शीट की। तो जैसे कि आप करंट एसेट्स देख रहे हैं, करंट एसेट में जनरली क्या आता है कि भाई ये इन्वेंट्री अपनी मार्केट में सेल आउट कर सकता है जिससे इसको पैसा मिलेगा। इसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो ये लिक्विडेट कर सकता है। ट्रेड रिसीवेबल जिसको पैसा मिलना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो इसकी बैलेंस शीट पे कैश पड़ा हुआ है वो। तो ये सारे के सारे मेन फैक्टर मिलके बनाते हैं करंट एसेट को। तो अगर मैं 2018 का करंट एसेट देखूं तो लगभग 572 करोड़ का है। 2019 का देखें तो 582, 2020 का देखें 631। अब मैं इसकी करंट लायबिलिटी देख लेता हूं जो इसको एक साल के अंदर आगे चुकानी है। तो करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं।
ये देखिए टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है, 327, 331, 328, ठीक है। अब मैं इसका करंट रेशियो निकाल लेता हूं, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी कितना है 1.74, एनीथिंग अबव 1.5 इज गुड, दैट मीन देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कंपनी, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो करंट रेशियो 2018 के अंदर इट वाज 1.75 and it has been increased to 1.92 in 2020. That means the company's balance sheet is getting stronger. They have more asset than liabilities, so they don't face any issue. Even if the revenue is down because of the turmoil situation like COVID, the company will not face any issue. ट्रेड रिसीवेबल डेज दोस्तों क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल डेज का मतलब ये होता है कि कंपनी जब बिजनेस करती है तो वो कैश और क्रेडिट दोनों पे करती है, ठीक है। कुछ तो पैसा, जैसे मान लेते हैं हमने 100 करोड़ की सेल्स करी, तो 100 करोड़ की जब हमने सेल्स करी तो उस पर हमें मान लेते हैं 50 करोड़ तो अभी आ गया, 50 करोड़ आना है वापस। वो 50 करोड़ कितने दिन में आना है, अगर वो 50 करोड़ हमें बहुत टाइम के बाद आ रहा है तो हमारे कैश फ्लो में दिक्कत हो सकती है, तो वो हम ट्रेड रिसीवेबल डेज के थ्रू निकालते हैं कि कितनी दिन में इसका पैसा वापस आ जाता है। तो उसका सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, 1233 करोड़ का इसका टोटल इनकम है, इसको मैं 360 से डिवाइड कर दूंगा, लगभग आ जाएगा 3.425, यानी पर डे की इनकम कितनी है 3.425 करोड़ की है। 2019 में कितनी इनकम है पर डे की 3.98 करोड़, 1227। 2020 में कितनी है, लगभग इतनी। अब मैं बैलेंस शीट पे आ जाता हूं, यहां पे मैंने आपको दिखाया था करंट एसेट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ट्रेड रिसीवेबल, यानी ये पैसा इसको ही मिलना है, तो कितना मिलना है 238 करोड़ मिलना है, 273 करोड़ मिलना है और 233 करोड़, यानी ये पैसा भी वापस इसको आना है, जो इसकी सेल्स हुई है उसमें से ये पैसा अभी तक इसको वापस नहीं मिला है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये हमें दे देगा ट्रेड रिसीवेबल डेज, तो लगभग 69 डेज के आसपास है। तो यानी इसका मतलब देखूं तो लगभग 69, 68 और 68, यानी पिछले 3 सालों में ऐसा कोई दिक्कत, ऐसा हमें ये नजर नहीं आ रहा कि इसके ट्रेड रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हो। अगर कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है, बिजनेस तो जो भी है रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन वो पैसा इतनी जल्दी फास्ट वापस नहीं आ रहा, तो ऐसे भी इसके अंदर कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तो दोस्तों अगर इसके तीनों पैरामीटर देखें, डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल डेज देखें, तो तीनों के तीनों फैक्टर्स को हम एनालाइज करके ये मान सकते हैं कि इसकी बैलेंस शीट जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। अब हम एक बार इसकी पीएनएल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए हमें सिंपल क्या करना है, इसके पीएनएल पे आ जाना है। जैसे कि आप देख रहे हो 2018 में इसकी जो सेल्स थी 1233 करोड़ की, यानी 1233 करोड़ की सेल थी 2018 में। 2019 में 1433 करोड़ की हुई और 2020 में 1227 करोड़ की। तो अगर आप देखो कि 2018 से लेकर 2020 के बीच में अगर हम ग्रोथ फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आपको कंपनी में कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आएगी। 2019 में आपका रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन 2020 में कम हो गया। तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एज ए होल इंडिया के अंदर परफॉर्म नहीं करा है। अगर मैं इनके क्लाइंट देखूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, तो जो इसके मेन क्लाइंट है जैसे मारुति या महिंद्रा महिंद्रा, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, इनका अगर मैं रेवेन्यू देखूं कि 2018 से 2020 में उनकी क्या ग्रोथ थी, अगर उनकी ग्रोथ नहीं हुई है तो दोस्तों इसकी भी ग्रोथ होनी पॉसिबल नहीं है। तो वो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि उन कंपनी से कैसा परफॉर्म किया है 3 सालों में। तो मैंने स्क्रीनर यहां पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं इसका क्लाइंट खोल लेता हूं मारुति। तो मारुति का अगर मैं पीएलएल देखूं तो जैसे कि आप देखो 2018 में इसकी लगभग 79,809 करोड़ की सेल्स थी, जो सेल्स घट के कितनी हो गई 75,660, यानी मारुति की जो सेल्स है पिछले 2 सालों में वो घटी है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा चेक कर लेते हैं। तो महिंद्रा महिंद्रा पे देखिए 92,000 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, जो कि आपकी 19 में कम हुई, ठीक है, सॉरी 19 से बढ़ी और 20 में कम हो गई।
तो इसका मतलब है कि ओवरऑल 19 से लेके 20 में जब ये आई तो इसमें भी महिंद्रा महिंद्रा के अंदर भी क्या आई, सेल्स कम हुई। तीसरा हम देख लेते हैं अशोक लेलैंड, इसका पीएनएल खोल लेते हैं। तो 2018 में इसकी 29,000 करोड़ की सेल्स थी, जो 2019 में बढ़ी 33,000 करोड़ हुई। लेकिन आप देखो 2019 से लेकर 2020 में, यानी जो 19-20 का जो माहौल था, 18 से चीजें दिक्कत आनी शुरू हो गई थी और 19-20 में ये बहुत दिक्कतें ऑटोमोबाइल सेक्टर को एज ए होल आई थी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिक्कत आने की वजह से यहाँ पे देखो आपको जो रेवेन्यू है 19-20 में वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई द रेवेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज आल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं इसके प्रॉफिटेबल की बात करूं तो इसने 171 करोड़ का प्रॉफिट किया था 2018 में, जो कि बढ़ के हुआ 212 करोड़ 2019 में और 221 करोड़ 2020 में। तो अब अगर आप देखो कि इसका रेवेन्यू तो ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है, 2018 से 2020 में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो इसका सीधे से सीधा मतलब है कि इन्होंने अपने एक्सपेंस कम करे हैं। अब एक्सपेंस में कहां कमी आई है वो हम देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट होता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो उसमें तो कोई एक्सपेंस कम नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट भी आप देखो 21 करोड़ से 26 करोड़ हुई है। अदर एक्सपेंस देखो आप 293 करोड़ से बढ़ा 313 और 258 करोड़, यानी 293 करोड़ से 258 करोड़। ये अदर एक्सपेंस कम होने की वजह से क्या हुआ, जिन्होंने कंट्रोल किया अदर एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से इसकी बॉटम लाइन जो है इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। और अगर इसका ईपीएस देखें तो 2.9 3 रुपीज का ईपीएस था, जो लगभग 2020 में कितना हो गया है 3.87। तो एज ए पीएनएल स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो ग्रोथ इन द कंपनी। ग्रोथ नहीं है, उसका रीजन ये है कि ऑटोमोबाइल एज ए सेक्टर पिछले 3-4 सालों में इतनी ग्रोथ नहीं आई है, व्हीकल्स इतनी ज्यादा नहीं बिकी है मार्केट के अंदर, तो जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस में भी फर्क आया है। अब तीसरा हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, क्योंकि वो हमें बताती है एक्चुअली कि कंपनी जो ऑपरेशंस कर रही है उससे अपना कैश कितना कमाती है। तो वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कैश फ्लो ऑपरेशन से कितना जनरेट कर रहा है। तो आप ये देखिए, नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो कंपनी ऑपरेशंस कर रही है, ऑटोमोबाइल के पार्ट बना के बेच रही है मार्केट में, उससे वो कितनी सेल्स आ रही है। तो 192 करोड़ की इनका था 2018 में, 2019 में 268 करोड़, 2020 में 309 करोड़। ठीक है, तो ये कमा रही है ऑपरेशन से। अब यहाँ पे देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी जो नए प्लांट्स लगा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने बिजनेस एनालिसिस में इन्होंने बहुत सारे नए नए प्लांट्स भी लगाए हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी कितना कर रही है वो देख लेते हैं। तो ये पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेस किया है, तो उस पर कितना पैसा खर्च किया है। तो ये दोस्तों आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, ये नेगेटिव साइन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये 113 करोड़ का इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 2018 में। 2019 में 116 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। 2020 में कितना किया है 224 करोड़ का। तो हम फ्री कैश निकालने की कोशिश करते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज माय फ्री कैश फ्लो, तो 79 करोड़ का आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लास्ट 3 सालों में कंपनी ने, अगर मैं से कैश फ्लो जोड़ दूं, तो लगभग 316 करोड़ का फ्री कैश जनरेट किया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अच्छा खासा फ्री कैश जनरेट कर रही है, और जो कंपनी अच्छा खासा फ्री कैश जनरेट करती है वो आपको अच्छी रिटर्न भी देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया इनकी बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट और कैश फ्लो। बैलेंस शीट, कैश फ्लो दोनों बड़ी स्ट्रांग है। पीएनएल स्टेटमेंट में थोड़ी दिक्कत है, क्यों, ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ नहीं है उसका रीजन ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। अब एक छोटा सा हम कंपैरिजन देख लेते हैं जो हमने किया है यहाँ पे, कि इसकी जो पीयर्स है मार्केट में, कि जो कंपनियां सेम सेक्टर में काम कर रही है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर इस कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, ऑटोमोबाइल एज ए सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि इसके जो पीयर्स होंगे उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया हुआ। तो वो हम देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हो, मदरसन सुमी पिछले 5 साल में केवल 13% की ग्रोथ है, और अगर पैट की देखें तो केवल 5% है। वेरॉक रेवेन्यू ग्रोथ 10%, पैट ग्रोथ -47%। बॉश जीरो ग्रोथ, पैट
नेगेटिव ग्रोथ। भारत फॉर्ज ओनली 1% ग्रोथ इन लास्ट 5 years। 5 year पैट ग्रोथ देखो नेगेटिव है। महिंद्रा सीआई last 5 year revenue growth is only 9%, and if you see the 5 year PAT growth, it is minus 6%. Endurance Technology in the last 5 year they have grown at 5%. 5 year PAT growth is 12%, somewhat good. Minda Industry, good revenue growth 20% in 5 years, and PAT growth is 18%. Sundaram Fastener only 2% growth, but 5 year PAT is growing at a good rate. That means they have done some expense management. Webco Limited no growth, पैट नेगेटिव। तो आप इसमें देखो कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है ना, अगर मैं मिंदा इंडस्ट्री को छोड़ दूं और महिंद्रा सीआई को छोड़ दूं और महिंद्रा सुमी और वैरो को देखो, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। किसी में अगर रेवेन्यू में ग्रोथ है तो वहां पैट में ग्रोथ नहीं है, कहीं अगर रेवेन्यू में ग्रोथ है तो उतनी ग्रोथ पैट के अंदर नहीं आई है। तो सेक्टर एज ए होल बड़ा नेगेटिव परफॉर्म किया है। और अगर मैं इसकी रिटर्न भी देखूं, अगर आप देखो तो 10% का रिटर्न है, ठीक है, मदर से सुमी का। वेरॉक का -37% रिटर्न है पिछले 3 सालों में। बॉश का -16%, भारत फॉर्ज का -1%, महिंद्रा सीआई -20%, एंडोरेंस -1%। केवल मिंदा इंडस्ट्री और सुंदरम फास्टनर इन्होंने 18% 14% का रिटर्न दिया। उसका रीजन ये है सीएजी रिटर्न, क्योंकि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ अच्छी आई है और सुंदरम फास्टनर ने बॉटम लाइन पे अच्छा ग्रोथ किया है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो कंपनियां ग्रो करती हैं, अगर आप 3 साल 5 साल का जब डेटा उठा के देखोगे तो वही कंपनी आपको रिटर्न देती है जो ग्रो कर रही होती है, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो सेक्टर में दिक्कत है, लेकिन ये 2 कंपनियां अच्छे परफॉर्म कर रही हैं, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हो इसके रिटर्न में भी आपको नजर आ रहा है। तो यहां पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सोना बीएलडब्ल्यू है वो एक कंपनी बहुत शानदार है, इसके प्रोडक्ट्स हैं बड़े शानदार है, बट ग्रोथ नहीं आई है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर एज ए होल। बॉटम लाइन ग्रो करी है जिसकी वजह से इसका ईपीएस जो है वो अच्छा खासा ग्रो किया है। तो दोस्तों इसी वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहां पर इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करने की कोशिश करी, इसके पीएस को कंपैरिजन करने की कोशिश करी, और एज ए होल जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल का, उसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि पिछले 3 या 5 सालों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं और आपसे फिर से एक अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा, और जैसे ही इसका प्राइस बैंड डिसाइड होगा तब मैं वहां पर एक और वीडियो बनाऊंगा जहां मैं कंपेयर करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी आ रही है किस प्राइस पे आ रही है। फिर उसको जो इसके पीयर्स हैं उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये हाईली वैल्यूड है या। तब तक के लिए धन्यवाद।